राष्ट्रीय वेबिनार। उपस्थित इस कार्यक्रम में जुड़े हुए अन्य सभी साथीगण, मित्रों, मैं वैज्ञानिक नहीं हूं, मैं तो एक सामान्य सा व्यक्ति हूं और कृषि के मामले में जितनी जानकारी हमारे सभी शोधकर्ताओं को और जुड़े हुए वैज्ञानिकों को है, इतनी जानकारी भी मुझको नहीं है। लेकिन एक बात मैं जरूर कह सकता हूं कि किसान का बेटा होने के नाते कृषि कार्य को नजदीक से देखा है और बहुत नजदीक से अपने काम को हमने किया है। शोध के आधार पर और गांव में किसानों के माध्यम से जो खेती की जाती है, और हम लोगों ने जब खेती किया था तो हम लोगों ने गांव में अपने परिवार के साथ मिलकर के अपने खेतों में रात और दिन परिश्रम करते थे। अपने सर पे हमने बोझा भी उठाया है, दौरी भी चलाई है, फरोता भी चलाया है, फावड़ा भी चलाया है, कोहन भी गोड़ा है, गन्ना भी कोल्हू में पेरा है, गुड़ भी बनाया है, धान की बेरन भी उखाड़ी है, धान भी लगाया है, हल भी चलाया है। तो जितने तरीके के काम होते हैं उस समय हमारे पुर चलते थे। बहुत कम लोग जानते हैं पुर क्या है, तो नार और मोट भी हम लोगों ने देखी है और पुर भी चलाया, उससे खेत की सिंचाई भी किया है। तो हर तरीके के काम को नजदीक से देखा है और इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि अगर सबसे ज्यादा परिश्रम कोई करता है इस धरती पर तो वो किसान है। और किसान को अगर भगवान कहा जाता है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और इसीलिए हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जब नारा दिया जय जवान जय किसान का, और उस नारे के बाद पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने उसमें एक और लाइन जोड़ी, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का। तो जय जवान जय किसान जय विज्ञान जब उन्होंने कहा तो जितने भी हमारे यहाँ पर आज वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं, मैं पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने जो वैज्ञानिकों के लिए कहा और जय जवान जय किसान जय विज्ञान के माध्यम से नारे को पूरा किया, तो वो जय विज्ञान केवल अणु बम और परमाणु बम बनाने के लिए नहीं, बल्कि उन वैज्ञानिकों के माध्यम से कृषि कार्यों में कैसे सुधार लाया जा सकता है, कृषि की उपज को कैसे बढ़ाया जा सकता है, आधुनिक खेती कैसे की जा सकती है, इन सब क्षेत्रों में बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। और उस परिवर्तन का मुख्य कारण हमारे वैज्ञानिक गण हैं। और इसलिए सबसे पहले इस वेबिनार में जो लोग भी हमारे वैज्ञानिक कृषि कार्य से जुड़े हुए वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं, उनका सबका मैं अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं और उन सबको मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि आप सबके कारणों से भारत ने नए नए कीर्तिमान कृषि क्षेत्र में स्थापित किया है। और अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे आयामों को स्थापित करने में आप लोगों के कारण से बड़ा योगदान प्राप्त हुआ है। अब कृषि हमारी सरल भी हुई है और कृषि हमारी उपज के दृष्टि से देखा जाए तो बहुत उसकी उपज भी बढ़ी है। और कृषि जो हानि थी पहले कृषि में, उसमें भी बहुत गिरावट आई है। तो नए नए आधुनिक खेती के माध्यम से अब धान कैसे लगाना है, मड़ाई कैसे करनी है, लोगों के बीच में कैसे जाना है, सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से हम किस खेत में क्या बो सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये सब चीजें आप लोगों ने लाया। इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपका बहुत स्वागत करता हूं। मैं बहुत सारे आंकड़े तो नहीं जानता हूं, लेकिन कुछ आंकड़े मैं आपके समक्ष जो जानता हूं कुछ प्रस्तुत करना चाहता हूं। देश जब आजाद हुआ और आजादी के पहले, भारत की आजादी के बाद पहली जनगणना जब भारत की हुई थी 51 और 52 में हुई। 1951 और 52 में भारत की जो पहली जनगणना हुई उसमें 36 करोड़ 1 लाख लोग उस समय भारत की पॉपुलेशन थी। उस 36 करोड़ पॉपुलेशन के अनुसार जो भारत में जमीन उपलब्ध थी, उस उपलब्धता के आधार पर अगर आप देखेंगे तो हमारी जमीन उस समय 0.46 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति के हिसाब से जमीन उपलब्ध थी। और उसमें पानी की उपलब्धता जो थी, भारत का पानी की दृष्टि से अगर हम देखें तो पानी की उपलब्धता 5177 घन मीटर प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष के हिसाब से पानी उपलब्ध था। अब 1951 और 52 के बाद 1992 में जब हम लोग पहुंचे तो ये जमीन घटते घटते 0.19 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति हो गई। और जब 1 और 2 की जनगणना हुई तो वही जमीन घटते घटते 0.16 हेक्टेयर हो गई। और 12 में हम लोग पहुंचे, 11-12 की जनगणना के बाद तो वही जमीन घटते घटते लगभग 0.12-13 के लगभग रह गई। और फिर
ऐसा अनुमान किया जा रहा है कि दिन प्रतिदिन जनसंख्या के अनुपात की दृष्टि से जमीन घटती चली जा रही है। और दुनिया के जितने विकसित देश हैं उनको आप देखेंगे तो उनकी जमीनों का प्रति व्यक्ति बहुत बड़ी मात्रा है और हमारे यहाँ जमीनों की बहुत कमी है। लेकिन अगर इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करें तो आजादी के समय उत्पादन कितना था और आज उत्पादन कितना है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर आया है। कम से कम 6-7 गुना उत्पादन बढ़ गया है और उस उत्पादकता को बढ़ाने में हमारे वैज्ञानिकों का, किसानों का, सरकारों का, सबका मिलाकर के बहुत बड़ा योगदान है। और इस आधार पर पानी कृषि कार्य के लिए बहुत आवश्यक है। मैं जल शक्ति मंत्री हूं और इसलिए मैं आज की तारीख में आप सब लोगों के समक्ष कुछ आंकड़े जरूर पानी के संबंध में प्रस्तुत करना चाहता हूं। कृषि कार्य को और पानी को दोनों को जोड़ करके मैंने बताया कि 1951-52 में 5177 घन मीटर प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष के हिसाब से पानी था और जब 2001 की जनगणना हुई और भारत की जनसंख्या 100 बढ़कर के 102 करोड़ जब हो गई तो वही पानी हमारा घट करके कुल 1545 घन मीटर प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष के हिसाब से पानी बचा। और जब 2011 की जनगणना हुई तो वह पानी घटते चला गया और 1341 घन मीटर पानी बचा। अब धीरे धीरे पानी घटता जा रहा है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है और पानी की खपत, पानी की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। इस दृष्टि से हमारे वैज्ञानिकों ने नए नए तरीके निकाले। देश के अंदर आज उत्तर प्रदेश को अगर हम देखें तो 188 लाख हेक्टेयर जमीन कृषि कार्य हेतु उपलब्ध है, लेकिन कृषि कार्य जो हम लोग कर पा रहे हैं वो लगभग 165 लाख हेक्टेयर में हम कृषि कार्य कर रहे हैं। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है और देश के जो अच्छे विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं कि अभी तो 245 मिलियन मैट्रिक टन उत्पादन हो रहा है, लेकिन ये आगे चल करके हमको 350 मिलियन मैट्रिक टन उत्पादन चाहिए अनाज का। अन्यथा धीरे धीरे आगे चल करके अगर पॉपुलेशन ऐसी बढ़ती रही तो हम सबसे बड़े आयातक बन जाएंगे। अभी निर्यात की दृष्टि से भी देखा जाए तो कृषि कार्य की बहुत सारी चीजों को हम लोग करते हैं। अब इन सब दृष्टियों से पानी और कृषि कार्य में खेती के लिए जमीनों की कमी आना, इन दोनों दृष्टियों से एक बड़ी समस्या लोगों के समक्ष उत्पन्न हो रही है। लेकिन अब हम अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश हमारा अगर दुनिया का कोई देश होता तो चौथा सबसे बड़ा देश होता अगर भारत को छोड़ दे तो। अमेरिका, चाइना और इंडोनेशिया, इसके पहले ब्राजील की पॉपुलेशन थोड़ी सी ज्यादा हमसे थी, लेकिन आज ब्राजील भी हमसे पीछे चला गया है। अब अमेरिका, चाइना और इंडोनेशिया 3 ऐसे देश बचे हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन से ज्यादा है। अब इस आधार पर अगर हम देखते हैं तो हमारा उत्तर प्रदेश 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसमें से 188 लाख हेक्टेयर में हम कृषि कार्य का काम करने लायक हमारे कृषि योग्य भूमि है और उसमें से ही 165 लाख हम लोग करते हैं, खेती के लिए उपयोग करते हैं। और उसमें अगर सिंचाई की दृष्टि से हम देखें तो हमारे सिंचाई की दृष्टि से लगभग ऐसा मान्यता है कि 92 लाख हेक्टेयर हम लोग सिंचित कर पा रहे हैं। हमारी कुल 10,000 जो नहरें हैं 72,000 किलोमीटर में फैली हुई हैं, 34,441 हमारे ट्यूबवेल हैं, 256 हमारे पंप कैनाल्स हैं और इन सब दृष्टियों से जो हम सिंचित कर पाते हैं और बाकी जो प्राइवेट ट्यूबवेलों से करते हैं वो अलग है। और इन सब दृष्टियों से 92 लाख हेक्टेयर हम लोग सिंचित कर पा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा अभियान एक चलाया है। जैसे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि हर गांव तक सड़क बनना चाहिए, वैसे ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तरह ही माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने कहा कि हर खेत तक पानी पहुंचना चाहिए और उसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना लागू किया। खेत तक पानी पहुंचाने के दृष्टि से उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत बड़ा अभियान लिया है और उस अभियान में एक बड़ी परियोजना बाढ़ सागर परियोजना 88 और 89 की थी, उसको हम लोगों ने पूरा किया है। और बहुत बड़ी परियोजना जो सरयू परियोजना, जिससे 10 जिलों को बहुत बड़ा लाभ होगा और 14 लाख हेक्टेयर जमीन को हम सिंचित कर पाएंगे। अगले साल आप सबकी शुभकामना से वो जनता जनार्दन को, किसानों को समर्पित की जाएगी योजना। 71-72 में उस योजना को बनाया गया था, 78-79 में उसका प्रारंभ किया गया था, लेकिन पीछे की सरकारों ने कोई काम न करने के कारण वो योजना डंप हो गई थी और उसको माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से बहुत तीव्र गति से हम लोग कर रहे हैं और वो परियोजना 21 में हम लोग उसको पूरा करेंगे।
और लगभग 14 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचित करेंगे। और इस आधार पर पूरे बुंदेलखंड में 12 बड़ी परियोजनाएं, पुरानी परियोजनाएं थी, जिनको हम सब लोगों ने पूरा किया। उसमें से 9 परियोजना हमारी पूरी हो गई हैं। 2,66,000 हेक्टेयर जमीन को सिंचित करने योग्य हम लोग बुंदेलखंड में ऐसी परियोजनाओं को पूर्ण करने के बाद बनाएंगे। बाढ़ सागर परियोजना 1,62,000 हेक्टेयर जमीन को सिंचित करने योग्य हम लोगों ने बनाया। माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रमों द्वारा किसानों को समर्पित किया गया है। मध्य गंगा की बड़ी परियोजना चल रही है और इसी तरीके से अर्जुन सहायक परियोजना जो पूर्ण होने वाली है, उसका भी लोकार्पण हो जाएगा अगले साल तक। तो इन सब परियोजनाओं को पूर्ण करने के बाद इस 5 साल 2017 से लेकर के 2020 तक किसानों को एक बहुत बड़ा तोहफा 21-22 तक हम लोग एक बड़ा तोहफा दे पाएंगे और लगभग 25 लाख हेक्टेयर जमीन इस 5 साल के अंदर सिंचित करने की क्षमता की सिंचाई योजना को हम लोग बना करके किसानों को समर्पित करेंगे। हमको लगता है कि 24 जनवरी 1950 से लेकर के अब तक की एक बहुत बड़ी परियोजना को पूर्ण करने उत्तर प्रदेश की सरकार जा रही है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद और माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग इस काम को पूर्ण करेंगे, जिसके माध्यम से हम लोग निश्चित रूप से किसानों को एक बड़ा तोहफा दे पाएंगे। आप सब वैज्ञानिक हैं और किसानों के बारे में बहुत चिंता करते हैं और एक बड़ी गोष्ठी वेबिनार के माध्यम से आयोजित की गई है। मैं इसमें 2-3 बातें जोड़ना चाहता हूँ। किसानों के लिए हम जब बातचीत करते हैं तो हम तो उसको 2 पार्ट में भाग मान करके चलते हैं। वैसे हम कृषि के क्षेत्र में तो बहुत सारी बात करते हैं। कृषि और किसान ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और जब हम किसान की बात करते हैं तो उसमें मान लेते हैं कि कृषि इसमें समाहित है। लेकिन अब दोनों चीजों को हम थोड़ा सा अलग करके अगर देखें तो हम किसान के लिए क्या कर रहे हैं और हम कृषि के लिए क्या कर रहे हैं, ये देखना बहुत आवश्यक है। और इन दोनों चीजों को अगर हम देखेंगे तब पता चलेगा कि वास्तव में किसान खुशहाल कैसे होगा। जैसे हम कहते हैं कि हम किसानों के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड कृषि कार्य के लिए दे रहे हैं, खेतों के लिए दे रहे हैं। खेत का तो आप हेल्थ कार्ड बना दे रहे हैं, लेकिन किसान जो उस खेत में खेती करने जा रहा है उसका हेल्थ कार्ड है कि नहीं है। आजादी से लेकर के अभी तक खेत का तो हेल्थ कार्ड बनेगा, लेकिन हमारे किसान का हेल्थ कार्ड बनेगा कि नहीं बनेगा। तो वास्तव में सॉइल हेल्थ कार्ड के साथ साथ आयुष्मान भारत के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए भी हेल्थ कार्ड की चिंता की है। तो एक तरफ जहां कृषि के लिए हम खेत के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, वहीं हम किसान के लिए भी व्यवस्था कर रहे हैं। अब आप फसल बीमा योजना की बात कर गई, माननीय सरकार ने फसल बीमा योजना की बात कही। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 50% फसल नष्ट होने पर बीमा का जो लाभ मिलता था उसको 33% कर दिया। मुआवजा 33% पे मिलेगा। अब 33% करने से किसानों को बहुत बड़ा लाभ मिला कि 50% फसल नष्ट होने के बजाय अगर 33% नष्ट होता है तो किसान को पूरा लाभ मिलेगा मुआवजे का। लेकिन वहीं पर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बहुत बड़ा काम किया किसानों के लिए। किसान बीमा दुर्घटना योजना में पहले अगर जिसका खेत है, जो खेत का मालिक है, वो दुर्घटना में अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको जो पैसा मिलता था उसी पैसे के हिसाब से उन्होंने कहा कि जो खेत में काम करते मजदूर, अगर मजदूर खेत में काम करते करते उसकी मृत्यु हो जाए तो उसको कोई लाभ नहीं मिलता था। उत्तर प्रदेश सरकार ने जहां खेत के मालिक के लिए व्यवस्था थी वहीं पर मजदूरों के लिए भी व्यवस्था किया और उसमें प्रावधान ये हुआ कि जितना खेत के मालिक को पैसा मिलेगा उतना ही पैसा मजदूर को भी मिलेगा अगर वो काम करते करते दुर्घटना में किसी प्रकार से उसकी मृत्यु होती है। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन है ये कि उसके लिए भी ये व्यवस्था की गई। अब हम कहते हैं कि खेत को पानी चाहिए, अच्छा पानी होगा खेत के लिए, तो बहुत आवश्यक है कि खेत को पानी चाहिए। अब खेत को तो पानी चाहिए, लेकिन खेत में जो किसान जा रहा है वो स्वस्थ रहे, उसके लिए भी शुद्ध पीने का पानी चाहिए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जहां खेत के पानी की चिंता की, वहीं पर किसान को शुद्ध पेयजल मिले, इसके लिए जल जीवन मिशन के माध्यम से 2024 तक हमारे किसान किसी प्रकार से बीमारी से ग्रस्त ना हो, शुद्ध पानी उनको पीने को मिले, क्योंकि पानी से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। इसके लिए उन्होंने हर घर जल योजना के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया और इसके लिए जल जीवन मिशन को उन्होंने लॉन्च किया। तो हम खेत को भी पानी देंगे और हर घर में भी शुद्ध पानी देंगे। दोनों तरीके की व्यवस्था को अडॉप्ट करते हुए उन्होंने इस काम को चलाने की व्यवस्था की। हमारे नीम कोटेड यूरिया
ला करके जहां किसानों के उपज को बढ़ाने की बात कही, वहीं पर ब्लैक मार्केटिंग को बंद भी किया। तीसरा बड़ी बात है कि खेती जब तक किसान करेगा उसको तो बहुत सारा लाभ आप प्रदान करेंगे, लेकिन जब खेती से वो विरक्त होगा, जब 60 साल के बाद उसकी आयु हो जाएगी, जब वो भी बुजुर्गियत की तरफ चलेगा और बुजुर्ग होकर के घर में बैठेगा, फावड़ा नहीं चला पाएगा, हल नहीं चला पाएगा, खेत में नहीं जा पाएगा, तब उसके लिए क्या होगा। तो किसान की कितनी बड़ी चिंता किया प्रधानमंत्री जी ने। उन्होंने कहा 60 साल के बाद 3,000 रुपए प्रतिमाह उनके पेंशन की भी व्यवस्था की। यानी कृषि के साथ साथ किसान की कितनी बड़ी चिंता हुई है। अगर इनको दोनों को जब तक हम समग्रता के आधार पर नहीं देखेंगे कि हम किसानों की चिंता और कृषि की चिंता, खेत की भी चिंता कर रहे हैं और किसान की भी चिंता कर रहे हैं, और दोनों की चिंता को जब हम समरूप प्रदान करते हैं, तब वास्तव में खेती कार्य को हम जिस तरीके से बढ़ावा देना चाहते हैं या जो पलायन को हम रोकना चाहते हैं, उसमें हम कारगर सिद्ध हो पाएंगे। अब बड़ी बात है, लोग इस बात को कहते हैं और हर किसी के मन में भाव रहता है कि गांव का किसान काम करने के लिए मजदूर भाग करके दिल्ली, लखनऊ, कलकत्ता जाते हैं, लेकिन गांव में नहीं रुकते हैं, तो उनकी मजदूरी बढ़नी चाहिए। मनरेगा के तहत मजदूरी भी बढ़ा दिया, 40,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी अलग से कर दिया। आत्मनिर्भर भारत में 2 लाख करोड़ रुपए केवल किसान क्रेडिट कार्ड के लिए व्यवस्था कर दिया, 1 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए व्यवस्था कर दिया, 30,000 करोड़ रुपए उन्होंने 35,000 करोड़ रुपए नबार्ड के लिए व्यवस्था कर दिया, 20,000 करोड़ रुपए मत्स्य पालन के लिए व्यवस्था कर दिया। यानी आत्मनिर्भर भारत में आत्मनिर्भर किसान जब तक नहीं होगा, तब तक आत्मनिर्भर भारत नहीं हो सकता है। इसकी पूरी चिंता 20 लाख करोड़ का जो पैकेज बनाया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उसमें किसानों की प्राथमिकता देते हुए लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए तो केवल किसानों के लिए उसमें प्रावधानित किया गया। अन्य योजनाओं के माध्यम से भी किसानों को बहुत सारा लाभ देने की बात कही गई, लेकिन इसके माध्यम से किसानों को बहुत बड़ा लाभ मिले, इसके लिए आत्मनिर्भर भारत में आत्मनिर्भर किसान बने, इसकी प्राथमिकता दी गई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मजदूर गांव में रहता है, मजदूरी करने जाता है, लेकिन शाम को आता है तो उसको रहने के लिए घर नहीं, झोपड़ी में रहता है, तो उसके लिए पक्का आवास, प्रधानमंत्री आवास की भी व्यवस्था उन्होंने किया। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि हर झोपड़ी में प्रकाश की व्यवस्था हो, तो उन्होंने सौभाग्य योजना के तहत वो भी व्यवस्था किया। उसके बाद उज्ज्वला योजना के तहत उन्होंने गैस की व्यवस्था किया। यानी मजदूर और किसान एक दूसरे के पूरक है, दोनों की दृष्टियों से हर तरीके की सुविधा प्रदान हो, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित कराने का काम सरकार ने किया है। और इन कामों के माध्यम से किसानों को और कृषि को दोनों तरीके का लाभ मिल रहा है। किसानों को खाद मिले, पानी मिले, बिजली मिले, समय पर बिजली आए और वो अपने खेत में पानी लगा सकें, व्यवस्था कर सकें, इसकी भी व्यवस्था किया। जो हम सब लोग कहते हैं कि बीज मिले, लेकिन कैसा बीज मिले, तो उस बीज की गारंटी क्या होगी, उसके लिए भी बहुत अपने केंद्रों पर खाद और बीज की व्यवस्था और समुचित व्यवस्था समय से उनको उपलब्ध हो, इसकी व्यवस्था उन्होंने किया। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों के हर तरीके की चिंता करते हुए समर्थन मूल्य के माध्यम से किसान जो अपनी उपज कर रहा है उसका उचित मूल्य भी उसको प्राप्त हो, उसमें 2 से 2.5 गुना अब तक उन्होंने बहुत सारी फसलों में 2 से 2.5 गुना तक वृद्धि करके किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने की भी व्यवस्था की। स्वामीनाथन कमेटी को लागू करते हुए, स्वामीनाथन कमेटी की बहुत सारी रिपोर्टों को अडॉप्ट करते हुए किसानों के हित में कैसे हम अधिक से अधिक काम कर सके, इसकी चिंता पूरी तरीके से भारत की सरकार ने किया और उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया। उत्तर प्रदेश की सरकार ने बहुत बड़ा काम किया कि बनते ही योगी आदित्यनाथ जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने एक बूंद स्याही से उन्होंने निर्णय किया 86 लाख किसानों के 36,000 करोड़ रुपए की माफी किया। 36,000 करोड़ जो उनके कर्जे थे किसानों के, उसको माफ करके किसानों को बहुत बड़ी राहत प्रदान किया। गन्ना किसानों के लिए गन्ना भुगतान हो, 1,12,000 करोड़ रुपए का अब तक भुगतान किया गया। गन्ना किसानों को उचित मूल्य मिले, इसकी व्यवस्था की गई। हमारी जो चीनी मिलें बंद हो गई तो उनको चलाने की व्यवस्था की गई। लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे राज्यों में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में बहुत सारे जगहों पर चीनी मिलें बंद हो गई, लेकिन उत्तर प्रदेश में सभी चीनी मिलें चलती रही और एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। चीनी मिलें भी चली, गन्ने का भुगतान भी हुआ, किसान को कोई समस्या ना आने पाए, इसकी पूरी चिंता की गई और गांव-गांव में किसानों के लिए सब तरीके की सुविधा उनको उपलब्ध हो, इसकी भी व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है। अब जब हम लोग बात करते हैं मंडी की या समर्थन मूल्य की, या अभी जो 3 कानूनों को लेकर के लोगों में चर्चा चलती है और बहुत सारा भ्रम की स्थिति बनी हुई है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी मन की बात में बहुत विस्तार से अपनी बात कही है
और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अटल जी के जन्म जयंती के दिन पर भी एक क्लिक करके हम सब लोग किसानों की चिंता करते हैं, किसानों की बात करते हैं, किसान भगवान है। लोग कहते थे कि भारत को देखना है तो भारत के गांवों को देखिए। तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि भारत का किसान तो भारत के गांवों में बसता है, लेकिन किसान अपनी बैलगाड़ी ले नहीं जा सकता क्योंकि रास्ता नहीं है। किसान अपना ट्रैक्टर नहीं ले जा सकता, रास्ता नहीं है। किसान अपने उपज को मार्केट तक पहुंचा नहीं सकता क्योंकि रास्ता नहीं है। तो हमारा जो भगवान गांव में बसता है उसको गांव से शहर जाने के लिए रास्ता नहीं है। तो प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से भारत के सभी गांवों को जोड़ने के लिए कि हमारा भगवान भी हमारे गांव से निकल करके बाजार तक पहुंच सके, उसको सारी सुविधाएं मिल सके, उसकी व्यवस्था सुनिश्चित कराई। और इसी तरीके से किसानों के लिए किसान भाई योजना भी भाजपा सरकार ने स्टार्ट किया। इसी तरीके से गेहूं और धान और आलू की खरीद भी उस समय राजनाथ सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो बहुत विस्तार रूप से इसका प्रारंभिकरण किया। इन सब व्यवस्थाओं के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किसान चैनल के माध्यम से, सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से और बड़ी योजना जो मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, किसानों ने सांसद तो बना दिया, विधायक बना दिया और सांसद निधि बन गई, विधायक निधि बन गई, लेकिन जिन किसानों ने सांसद और विधायक बनाया उनके लिए कोई निधि नहीं बनी। तो सांसद और विधायकों की निधि तो बनी, पहली बार नरेंद्र भाई मोदी ने किसान सम्मान निधि भी बना करके किसानों को सम्मान देने का काम किया। 6,000 रुपए प्रति वर्ष 2-2 हजार रुपए करके देने की बात कही। अभी 25 तारीख को उन्होंने दिल्ली से बटन दबाया और 9 करोड़ 4 लाख किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए मिनटों में उनके खाते में पहुंच गया। अब आप कल्पना करिए कि पहली बार आजाद भारत में किसानों को भी सम्मान देने के दृष्टि से किसान सम्मान निधि की व्यवस्था की और कोई बिचौलिया नहीं, सीधे उनके खाते में पैसा पहुंचाने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया। अब ये किसकी चिंता है? ये किसान की चिंता है। ये सीधे किसान के पास से पैसा पहुंच रहा है जिसके माध्यम से उसको बहुत बड़ी राहत मिल रही। तो मैं ये मानता हूं कि विभिन्न कार्यों के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री ने जो चिंता किया उसको 25 तारीख को उन्होंने बताया। अब लोग कहते हैं अगर उन्होंने वन नेशन वन मार्केट की बात कही, अगर उन्होंने ई मार्केटिंग की बात कही, अगर उन्होंने कहा कि अपना सामान आप जहां चाहें, जहां आपको अच्छा मूल्य मिले वहां पर बेचें, तो किसान भी अपने उत्पाद को कहीं भी बेचने के लिए स्वतंत्र है। देश आजादी के इतने साल हो गए, क्या किसानों ही अभी तक परतंत्र रहेगा? किसान को भी आजाद होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। उसको जहां उचित मूल्य मिलेगा वहां पर वो बेचेगा। वो मंडी के बाहर बेचे, मंडी के अंदर बेचे, जहां चाहे वहां बेचे। मंडी भी उपलब्ध है, मंडी के बाहर भी ओपन है। तो ई मार्केटिंग, वन नेशन वन मार्केट के माध्यम से उन्होंने बात की। उन्होंने किसानों की सुविधा के लिए कहा चिंता मत करिए, वन नेशन वन राशन कार्ड होगा। हमारा गांव का किसान अगर अपने माल लेकर के मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली कहीं भी जाना चाहता, बेचना चाहता, बेच सकता है। और वहां रह करके अगर वो चाहता है कि हमको राशन यहीं पर मिल जाए तो उसको राशन वहीं पर मिल जाएगा। वन नेशन वन राशन कार्ड की व्यवस्था भी किसानों के लिए कर दिया। तो किसान की सुविधा के दृष्टि से हर तरीके की व्यवस्था की गई। और इसी तरीके से आयुष्मान भारत का कार्ड उसको दे दिया गया। आप कहीं भी इलाज कराना चाहे अपना इलाज भी करा सकते हैं 5 लाख रुपए तक का। तो इतनी सारी सुविधाओं को देते हुए हर तरीके की व्यवस्था कृषि के लिए और किसान के लिए दोनों तरीके की व्यवस्थाओं को लागू करने का काम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी वर्तमान सरकार ने किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार इस बात को कहा, समर्थन मूल्य बढ़ाया। अभी आपने देखा होगा कि 2013 और 14 में जो हमारा धान था वो 1310 रुपए प्रति क्विंटल था। अभी उसको बढ़ा करके उसका समर्थन मूल्य 1868 रुपए हो गया। अब 1300 से 1868 रुपए करना, जो 1400 रुपए में गेहूं था 1975 रुपए में हो गया। और जो हमारी रहर की दाल थी, रहर था, वो 6000 रुपए हो गया। तो सब चीजों का दाम समय समय पर बढ़ाते हुए कई बार 2 गुना से 2.5 गुना तक मूल्य बढ़ाया गया। तो हर तरीके की किसान को सुविधा प्राप्त हो। मनरेगा के मजदूरों के माध्यम से भी किसानों के खेत में काम करने के लिए छूट दी गई। 2024 तक किसान की आय को 2 गुना कैसे किया जाए, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने योजना रचना बनाई। भारत के सभी किसानों से विचार विमर्श किया और उन्होंने नए कानून, नए संशोधन, नए विधि विधान के साथ ये व्यवस्था की है कि हमारे किसानों को किसी प्रकार की कोई असुविधा न होने पाए। तो मैं समझता हूं कि हमारे वैज्ञानिकों के माध्यम से किसानों के हित में जो शोध कार्य किए जा रहे हैं, जिससे नई नई प्रजातियां निकाली जा रही हैं और
कृषि कार्य करने में कैसे कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, अपनी खेती को और अच्छे ढंग से कैसे कर सकते हैं, सुविधा उनको प्राप्त हो सकती है और कम मेहनत में ज्यादा काम करते हुए हम अपनी अधिक से अधिक उपज को कैसे बढ़ा सकते हैं। इन सब दृष्टियों से बहुत सारा काम उत्तर प्रदेश की सरकार भी कर रही है और भारत की सरकार भी करने की कोशिश कर रही है। बहुत अच्छा काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं स्वागत करता हूं कि नरेंद्र भाई मोदी ने भारत के किसानों की बहुत बड़ी चिंता किया है, उनके सभी समस्याओं के समाधान के लिए बहुत सारा काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हर समय उनकी समस्या के समाधान के लिए काम कर रहे हैं। नित नए काम किए जा रहे हैं और उन कार्यों के माध्यम से भारत का किसान खुशहाल हो रहा है। और मैं समझता हूं कि आज के वेबिनार के माध्यम से हमारे सभी वैज्ञानिकों को तो मैं सुन नहीं पाया, मेरी बहुत इच्छा थी कि आपको सुनेंगे, कुछ सीखेंगे, क्योंकि आपके पास बहुत बड़ा शोध है, बहुत जानकारियां हैं और आप सबके कारण से ही किसानों को बहुत सुविधाएं मिल रही हैं। उन सुविधाओं से को लेकर के किसान हमारे आगे बढ़ रहा है। तो इन सब दृष्टियों से आज का वेबिनार जो हमारे ज्योति जी ने आयोजित किया है, उनको मैं बधाई देना चाहता हूं। अपने सभी हमारे वैज्ञानिक जितने भी इसमें जुड़े, उन सबको मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोग अपना कीमती समय निकाल करके किसानों के बारे में कुछ क्षण सोचने के लिए और किसानों को कैसे और सुविधाएं मिल सकती हैं, कृषि कार्य के लिए कैसे सुविधाएं मिल सकती हैं, इस दृष्टि से निश्चित रूप से आप लोगों का यह वेबिनार बहुत सफल होगा और इससे जो शोध होकर के निकलेगा वो किसानों के लिए बहुत लाभकारी रहेगा। इस अवसर पर एक बार पुनः मैं आप सबका अभिनंदन करते हुए, बधाई देते हुए आप सबको इतना जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि आप सब बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो तीनों बातें कही हैं कि किसानों को सबको उचित मूल्य प्राप्त हो और उनके किसी प्रकार का कोई संकट ना आने पाए, तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने अभी 25 तारीख को ये सारी बातें कही है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं। एक एक व्यक्ति ने सुना है उसको और रोज हम लोग सुनते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छे ढंग से सबको इस बात को बताया भी है। तो जो भ्रम फैलाया जा रहा है, जो लोगों के बीच में अनावश्यक बातें कही जा रही, उसका कोई स्थान नहीं है। और उन्होंने कहा है कि अगर आप सब लोग मिलकर के, अभी यहाँ पर चर्चा हो रही थी, आप बता रहे थे कि जो हमारे यहाँ एपीओ गठित करने की बातचीत है और एपीओ गठित करके हम सब लोग मिलकर के कैसे अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो बहुत सारी चीजों को उन्होंने किया है, उन सबका लाभ किसानों को मिलेगा, कृषि कार्य में मिलेगा। निश्चित रूप से हमारा भारत और हमारे किसान भारत के आत्मनिर्भर बनेंगे और जब किसान आत्मनिर्भर होगा तो भारत आत्मनिर्भर बनेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय भगवान।